नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया है और कहा है कि अब ये रहा मेरा इस्तीफा। हाँ, थोड़ा दुखी वो जब परसों आप लोगों ने देखा होगा, जब जरूर नजर आए होंगे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें देना पड़ेगा। उसके बाद द्रौपदी जी हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो उनको फिर से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित उन्होंने किया और कहा है जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती, आप प्लीज जो भी आपके मंत्रालय हैं, जो भी संभाल रहे थे, वो सारी चीजों को संभालिए। अब इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सूद सर होंगे। पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें कि ये जो सीटें आई हैं बीजेपी की कम, उसके पीछे आपका क्या सोचना है। तो सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सूद सर, मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया और अब एनडीए की बैठक भी चल रही है। जिस टाइम पे हम बात करें, हो सकता है कुछ लोग बाद में देखेंगे, मीटिंग कंक्लूड भी हो चुकी होगी। और उसके बाद खबरें ऐसी आ रही थी, पहले 8 तारीख को वो सरकार बनाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आज ही मीटिंग के बाद वो सरकार भी बन सकती है, जब तक लोग इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बिंदुओं की तरफ हम बात करना चाहेंगे। नीतीश कुमार और नायडू बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है। उससे पहले बात करने के पीछे बॉलीवुड और हिंदुओं की अगर हम बात करें कि बॉलीवुड और हिंदुओं ने क्या किस तरीके से मोदी जी को धोखा दिया है, बॉलीवुड के ऊपर पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सोचना है आपका कि बॉलीवुड किस तरीके से मोदी जी के साथ रहा है, या इन्होंने देश के हित में काम किया है? देखिए, ऐसा ना तो बॉलीवुड मोदी के साथ है, ना बॉलीवुड देश के साथ है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल है वह कम्युनिस्टों का रहा है, या यहाँ पे इस्लामिस्ट का रहा है। ये मुसलमानों के सगे हैं, चाहे शाहरुख खान लगा लीजिए, चाहे सलमान खान लगाइए, चाहे आपका आमिर खान लगाइए, और बाकी भी जो है। किसी ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा हुआ है। आप खुद सोचिए, तैमूर यहाँ का इन्वेडर था। ये हिंदुओं को चढ़ाते हैं। और अगर आप हिंदुओं की बात करें, जो बॉलीवुड के अंदर 80 या 90% जो बॉलीवुडियंस हैं, जो हिंदू हैं नाम से, वो हिंदू है ही नहीं। उन्होंने कभी हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचा। कभी इन्होंने 2 पैसा नहीं दिया होगा कहीं पे बाढ़ आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए। हाँ, ये पाकिस्तान में अगर हालात खराब हो तो वहां पैसा देने को तैयार है। ये देश के साथ नहीं खड़े हुए। मोदी के साथ तो क्या खड़े होंगे। और ये सिर्फ इनको, अब इनके लिए जो सारी जो चीजें अहमियत रखती है, पैसा रखता है। पैसे के लिए कपड़े भी उतार देंगे, पैसे के लिए कहीं भी लेट जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। और कहीं बहुत से हमारे बॉलीवुड के लोग हैं, ये जाते हैं कहीं पे दुबई में और कहीं जगह में पैसे के लिए जाते हैं। कोई शो नाम की बात होती है, वहां पे पीछे दूसरे भी धंधे होते हैं। खैर, मैं ज्यादा बात इनके बारे में कहूंगा, लेकिन ये हमारे भरोसे चलते हैं। और हम इनकी पिक्चरें देखनी बंद कर दें, वो तो काफी लोगों ने बायकॉट किए हैं। अगर हम इनके ऐड देखना बंद कर दें तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जो इनके पास पैसा आता है, कुछ लोग हमारे बॉलीवुड के अंदर ऐसे हैं जो जेकेएलएफ के लोग हैं, उनको पैसा देते थे, जानते थे कि जेकेएलएफ का है, इनडायरेक्ट पैसा उसको ट्रांसफर करते थे और पैसा जाता था हमारे जो सिपाहियों के ऊपर लोग अटैक करते हैं, टेररिस्टों को। और बहुत से नाम हैं, अनिल मुसर्रत का नाम ले लीजिएगा, टोनी अशाई का नाम लीजिएगा। ये जितने भी लोग बैठे हैं बॉलीवुड के, इनसे इनके क्लोज लिंक रहे हैं हमेशा तो से। सर, आमिर खान की और बात करें, आमिर खान ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मोदी जी का दंगों के बारे में उन्होंने चर्चा भी की थी। फिर हम शाहरुख खान की बात करें, वो खुल के कभी सामने बोलते नहीं है, और सलमान खान के साथ पतंग बेशक उड़ाई थी, लेकिन कभी सपोर्ट इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है। तो क्या लगता है कि ये जो तिकड़ी है, इन लोगों का किस तरीके से सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद तो कुछ अलग ही पिक्चर दिखाई दे रही है। हम्म, देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप आमिर खान की बात करो तो आमिर खान की एक एनजीओ है पानी। हम्म। और टर्की जाते हैं, टर्की के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, टर्की के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। और इनके जो परदादा हैं, वो पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे नेहरू के टाइम में। वो टर्किश ओरिजिन के थे। उसके ऊपर और हमने एक ये वीडियो भी की टर्की थी। जाते, हाँ, उस पर वीडियो भी हम्म। कर रखा है। तो ये टर्की जाते हैं किस लिए? फिल्म की शूटिंग के लिए। क्यों जाते हैं? वहां करके टर्किश प्रेसिडेंट से मिलते हैं, एर्डोगन से, जो कश्मीर के अंदर इंटरवीन करते हैं, इंडिया को गाली देते हैं, इंडिया को अब्यूज करते हैं, उनसे मिलते हैं। और इनकी कोई देश से देश प्रेम नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर इस्लाम का प्रेम है। आप मुस्लिम है, कोई बात नहीं, आप जाइए मस्जिद में जाइए, लेकिन आप देश से दुश्मनी करते हैं। अगर आपको इतना प्यार है तो तुर्की में ट्रांसफर हो जाइए। वो नहीं करेंगे। हम्म। और अगर आप सलमान खान की बात करो तो पहले सारे लोग जानते हैं, जब से इसको बिश्नोई ने इनको धमकी दी, तब से तो थोड़े से डाउनग्रेड चल रहे हैं। अच्छा। सबको दाऊद के नाम पे धमकी दिया करते थे। अच्छा। सुरेश ओबराय का जो लड़का, उसको भी धमकी दिया करते थे।
दाऊद के नाम पे। तो सलमान खान आजकल ढीले पड़े हैं बिश्नोई के चक्कर में, नहीं तो ये तो दबंग थे। कभी किसी जर्नलिस्ट को मार दिया, कभी किसी को धक्का दे दिया, कभी किसी को धमका दिया। और शाहरुख खान को अगर आपने देखा होगा, अगर आप बात करते हैं हमारे फिल्म वर्ल्ड के अंदर, शाहरुख खान का बड़ा नटोरियस रोल रहा है। पिक्चरें चले ना चले, अपना पैसा देके पिक्चर चला लेते हैं क्योंकि इनको ऐड करने हैं। और अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत की स्टेज के ऊपर कई बार शाहरुख खान ने इंसल्ट की है। और ये भी कहा जाता है कि जो शाहरुख खान की जो इंसल्ट है उसको मारने का प्लान है बॉलीवुड का था, कुछ लोग हैं बॉलीवुड के अंदर जो इसके पीछे थे। अफसोस की बात है कि ये आज तक हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे पाई या इसको एक्सपोज नहीं कर पाई। और यहाँ पे कौन है ये तो नहीं मैं जानता, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को मारने का पर्पस क्या था, क्यों मारा उसको? और बॉलीवुड का आदमी तो कोई उसमें बोला नहीं। और आज अगर यहाँ पे मोदी की वोटें कम मिली हैं, तो जितने भी बॉलीवुडियंस हैं 80% बॉलीवुडियंस वो खुश हैं, वो मोदी से खुश नहीं थे। और एक बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया के अंदर, नेतन्याहू, तो पीएम मोदी ने इनसे कहा था कि अब आप इनसे मिलिए, कोई नहीं आया, ना शाहरुख खान, ना सलमान खान, ना आमिर खान। फलस्तीन तो की ये वजह तो से पैलेस्टीन इनको बेसिकली इसराइल है, इसराइली से क्यों मिलेंगे ये? हेट करते हैं उनको। अब हमास वाले हेट करते हैं तो करें, तुम क्यों हेट करते हो? तुम्हें क्या लेना उससे? तुम तो हिंदुस्तानी हो, देश के लोग हो, हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले हो, तुम्हें क्या लेना? हमारे देश की पॉलिसी नहीं है कि हम इसराइल को खिलाफ बात करें। लेकिन ये इनकी सोच अलग है, सोच है इनकी, और इसलिए नेतन्याहू से नहीं मिले। ये अच्छा, मोदी के जाने से खुश है सब। मोदी अगर कमजोर होता है तो ये बड़े खुश हैं, मोदी स्ट्रांग होता है तो ये खुश नहीं होते, क्योंकि अगर मोदी कमजोर होगा तो हो सकता है यहाँ पे दोबारा से अंडरवर्ल्ड आ जाए। और अंडरवर्ल्ड जो है, जो जितने भी इस्लामिस्ट हैं, मुस्लिम, उनको सपोर्ट करता है, टारगेट सिर्फ करता है दूसरों को, हिंदुओं को टारगेट करता है। दाऊद, या आप अंडरवर्ल्ड की बात कीजिएगा, दाऊद का तो नाम चलता है, अंडरवर्ल्ड के तो कई नाम है। तो बॉलीवुड के लोग बहुत खुश हैं कि पीएम मोदी कमजोर हुए, या पीएम मोदी हारने वाले थे, बच गए, देश बच गया। इनको देश से कोई लेना नहीं है, देश टूटे जाए भाड़ में, इनको पैसा चाहिए, पैसे के प्यार है इनसे। ये पाकिस्तान तो सेटल होंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जाएंगे तो उनको नोच लेंगे वो लोग, लेकिन रहेंगे यहाँ और गुन गाएंगे पाकिस्तान के या टर्की के गुन गाएंगे। राइट। अच्छा सूद सर, अभी हम बात करें जो सरकार बनाने की बातें चल रही हैं, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल होने वाला है और नीतीश कुमार जी का भी रोल होने वाला है। तो कुछ फोटोज भी सामने आ रही हैं जिसमें वो प्लेन में पहले अलग बैठे होते हैं, उसके बाद एक साथ बैठे दिखाई देते हैं। वो भी चीजें कुछ सामने आई थी, वो मैं यहाँ पे दर्शकों को भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या नीतीश कुमार पर अभी यहाँ पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कह दिया था कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, और अब ऐसा भी बताया जा रहा है कि टीडीपी, अभी जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे टीडीपी और जो जेडीयू है, नीतीश कुमार दोनों ने ही अपना समर्थन पत्र जो है वो नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो जैसे कि एक ये मैं प्लेन में अगर फोटो दिखाऊं, कि प्लेन की फोटो जब ये आज आ रहे थे मीटिंग के लिए, दोनों ही दिल्ली रवाना हुए थे, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। और उसके बाद अगली फोटो में आप यहां पर देखेंगे कि ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ बैठे हुए भी नजर आए थे, बातचीत करते हुए नजर आए थे। और फिर जब पूछा गया था तेजस्वी यादव से कि क्या इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को लेने की, ऑफर करने की बातें सोच रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो नीतीश कुमार अगर वहां से हट जाते हैं, लेट से टीडीपी है सिर्फ, और नीतीश कुमार वहां से हट जाते हैं, फिर भी बहुमत रहेगा। लेकिन जो मांगे की जा रही हैं, मैं आपको बताऊं, जो इनकी टोटल मांगे सामने आ रही है, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करूंगा। लेकिन आप सोचिए कि ये जो नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करने वाली बात है, क्या आपको कहां तक सही लगती है ये? देखिए, भरोसा तो इन पे कोई नहीं करता, पीएम मोदी भरोसा नहीं करते, क्योंकि एक बार नहीं, ये 3-3 बार पीएम मोदी को धोखा दे चुके हैं। फिर चले जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव के साथ, जब वहां से जूते पड़ते हैं तो यहाँ से दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता तो है कि उनका क्या एजेंडा है। धंधा वही है, काम करना नहीं, कमाना, पैसे कमाना, उल्टे सीधे तरीकों से कमाना। और देखिए, दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव 8वीं पास, बड़े अफसोस होता है कि 8वीं पास का आदमी, कि यहाँ पे कैसे कैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है देश में, क्योंकि यहाँ पे कास्ट चलती है, यादव चलता है, यादव की कास्ट चलती है, इसलिए इनको वोट मिल जाती है वहां पे, और उसी पे भरोसे में चल रहे हैं। ये देश के लिए काम नहीं करने हैं, बर्बाद करने हैं। और नीतीश कुमार पे किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि कई बार पलटी मार चुके हैं। पहले जो पलटी मारी इन्होंने 2013 में मारी,
क्योंकि इनको पीएम का कैंडिडेट नॉमिनेट किया एनडीए ने, मोदी को कर दिया। और जब मोदी गए वहां पे एक रैली को एड्रेस कर रहे थे, ये चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, इन्होंने वहां पे सिक्योरिटी हटा दी और आप चले गए वहां से, और पीएम मोदी के ऊपर वहां पे कुछ इस्लामिस्ट ने अटैक किया उस रैली के ऊपर, बच गए, लोग भी बच गए। और एक बार नहीं, ये 2 बार, तो 2019 में भी ऐसी सिचुएशन आई थी वहां कि रैली के टाइम पे वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये नीतीश कुमार बनना चाहते थे पीएम, फिर उनको लगा मुझे प्रेसिडेंट बना दे। पीएम मोदी ने जब प्रेसिडेंट बना दिया मुर्मू को, तब भी नाराज हो गए थे और कई बार इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। फिर कहते हैं मेरा लास्ट इलेक्शन था, लेकिन इनका लास्ट इलेक्शन कभी नहीं होता। अभी तो काफी, अब तो इनको अच्छे वोटें मिल गई हैं, सीट मिल गई हैं, तो ये अपनी इंपॉर्टेंस तो दिखाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे पीएम मोदी को, और पीएम मोदी को इनकी बातें माननी पड़ेंगी। पीएम मोदी जबकि कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन अब इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपने देश के लिए। कॉम्प्रोमाइज की बात की सूद सर, मैं यहाँ पे ये दिखा के आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ पार्टियां हैं जो इनके, मैंने फिगर्स भी लिखे हैं, जैसे टीडीपी है, 16 सीटें टीडीपी ने जीती हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी अगर हम बात करें जेडीयू नीतीश कुमार की, फिर एलजेपी है 5 सीटें, शिवसेना जो शिंदे की है वो 7 सीटें, जनता दल 1 सीट, उसके बाद हैम करके है, जनता दल की आई थिंक 2 सीटें हैं। तो इन लोगों ने क्या क्या डिमांड की है? 1 कैबिनेट 1 मिनिस्ट्री एलजेपी, 2 कैबिनेट स्पीकर और स्पेशल स्टेट का दर्जा भी टीडीपी मांग रही है, क्योंकि जब से ये स्टेट अलग हुआ था तेलंगाना, तब से इन लोगों ने कोशिशें की थी कि किस तरीके से स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, ताकि यहाँ पे जो भी इनको कमी है, जो भी पैकेजेस हैं, वो अच्छे से मिल सके। अब 3 कैबिनेट जेडीयू मांग रही है, 12 सीटें इनके पास है, जनता दल 1 कैबिनेट, शिवसेना 1 कैबिनेट, और एचएएम जिसकी सिर्फ 1 सीट है, मांझी, वो भी 1 सीट यहां पर कैबिनेट में मांग रहे हैं। टोटल जो अभी इस टाइम पे देखा जाए, जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं भारतीय सरकार में, 29 है, 29 मंत्रालय हैं, उसमें से 9 मंत्रालय ये लोग मांग रहे हैं। एनडीए अलायंस जो है 42 सीट्स जो इनकी टोटल बनती है, 9 ये मांग रहे हैं, कुछ और भी 1-2 और होंगे जो मांग रहे होंगे, अगर 10 मान लिया जाए। और जो बीजेपी एक तरफ 240 सीट है, उनके पास 18 से 20 मंत्रालय ही बचेंगे, और ये प्रमुख मंत्रालय मांग रहे हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इस तरीके की जो मेन है वो मांग रहे हैं। तो क्या यहां पर इनको अगर ये चीजें दे भी जाती हैं, फिर भी इनके क्या चांसेस लगते हैं? क्योंकि मुझे इसमें शंका इसलिए नजर आ रही है सूद सर, मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, अगर उनको साथ में कर भी लिया जाएगा, उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस उनको कभी भी साथ ले सकती है। एक चीज ये हो सकती है कि अभी सरकार बना ले भाजपा, और सरकार बना के फिर बाद में जैसे जैसे उनको लगता है, पीछे पीछे प्लानिंग करती रहे, और लगे कि ये लोग ज्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं, वहां पर वो सरकार अपनी खुद ही गिरा सकती है, कि हमने सरकार गिरा दी, और फिर जो इंडिपेंडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, और बाकी कुछ पार्टियां, उनको अपने साथ रखे, ताकि ओपोजिशन भी सरकार ना बना पाए। फ्लोर टेस्ट जब होगा, किसी की भी सरकार नहीं होगी, उस स्थिति में दोबारा चुनाव हो सकते हैं, और जो जो चीजें यहां पे पीछे रही हैं भाजपा की, उस पर काम कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि आपको इस ये जो चीजें देखने के बाद क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इनकी बातें तो माननी पड़ेंगी काफी हद तक, लेकिन ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी को दी जाएगी, ना हेल्थ, ना आपकी होम मिनिस्ट्री, ना आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, ना आपकी दी जाएगी डिफेंस मिनिस्ट्री। 4-5 चीजें जो है वो कोर चीजें होती हैं पीएम मोदी की या पीएम की, वो किसी को नहीं देंगे जो बाहर का है। रेलवे को दे सकते हैं, लेकिन वो भी शायद पीएम मोदी देना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन पीएम मोदी को इनकी कुछ बातें तो माननी पड़ेंगी इनको अपने साथ रखने के लिए। और मुझे लगता है कि जो इनकी डिमांड्स हैं, जैसे देखिए आप अगर टीडीपी की बात करें, टीडीपी नीतीश कुमार की तरह इतनी अनरिलायबल नहीं है, लेकिन टीडीपी उस वाजपेयी के साथ भी थी। और टीडीपी के जो चीफ है नायडू, ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इन्होंने वहां पे आईटी का सेक्टर बहुत खोला था आंध्र प्रदेश के अंदर। और 2019 के अंदर ये पीएम मोदी से अलग हो गए थे, क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे आंध्र प्रदेश के लिए, स्पेशल पावर्स मांग रहे थे, और पीएम मोदी ने इनकी डिमांड्स को मानने से मना कर दिया था। तो इन्होंने पीएम मोदी को बहुत ज्यादा गालियां दी थी उस टाइम पे। और जब वहां पे इलेक्शन हुए स्टेट असेंबली के 2020 में, तो इनको 2018 की बात होगी, हाँ शायद 2018 19 की बात थी, तो इनकी पार्टी बैडली लूज कर गई।
और तेलंगाना के अंदर जो इनका वहां पे, क्योंकि तेलंगाना और ये एक ही पार्ट थे पहले, तो तेलंगाना के अंदर इनके कुछ फार्म हाउसेस थे, कुछ प्रॉपर्टी थी, उसको केसीआर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब केसीआर की लड़की कविता इस टाइम पे जेल में, तो उससे खुश है, तो बीजेपी इसलिए खुश है बीजेपी के साथ। और दूसरी तरफ ये आंध्र प्रदेश के अंदर पावर में आए बीजेपी के साथ मिलके, तो बीजेपी के साथ खड़े तो रहेंगे। लेकिन ये वो आदमी है जिसने पहले अपने ससुर एनटीआर को धोखा दिया था, उनकी पार्टी को छीन के, जब उनकी हेल्थ खराब हो गई तो उनकी पार्टी को छीन पे कंट्रोल कर लिया था। तो इन पे भी प्रॉपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये हैवी डिमांड सकते हैं पीएम मोदी से, तो तब मुश्किल हो जाएगी। पीएम मोदी मानेंगे नहीं मानेंगे, वो माननी तो पड़ेंगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस टाइम पे बीजेपी पावर में नहीं है, और मुझे लगता है कि 2025 के अंदर या 2026 में यहाँ पे इंडिया के अंदर दोबारा से मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। पीएम मोदी इलेक्शंस करेंगे बाद में, क्योंकि ये उनको ब्लैकमेल करेंगे। और यहाँ पे कुछ गलतियां की हैं, जो बीजेपी ने बहुत भारी गलतियां की हैं यहाँ पे, मैं आपसे उसका उसी गलती सुधार के करें। बारे में यहाँ पे मैं बात करूं, ये वीडियो है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो अलग प्रकार की है। ये वीडियो है जिसमें कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, और वहां पर जिन लोगों से प्रॉमिस किया था वही अब पहुंच गए हैं कि भैया हमें 1 लाख रुपए दो। लेकिन उससे पहले मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि मेरे पास दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये एक बताया गया कि कोई अयोध्या का एक रेजिडेंट है, उसने बताया कि भाई हमारे ऊपर सब लोग गुस्सा हैं कि अयोध्या वालों ने दुत्कार दिया, अयोध्या वालों ने अपनी औकात दिखा दी, जो भी है। लेकिन जो कल आपने बात कही थी, हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, उनको उचित दाम नहीं दिया गया था। जिन लोगों की आय में वृद्धि हुई थी वो लोग वो थे जो बाहर से आए थे, और जो वहां के लोग थे उनकी रोजी रोटी भी एक तरीके से समाप्त कर दी गई थी। इसके लिए बहुत सारे जो वहां पे ऑफिसर थे और बड़े लेवल के जो नेता लोग हैं, उनका इसमें करप्शन में हाथ बताया गया था, लेकिन उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई तक नहीं की गई थी। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे जो विधायक और सांसद हैं वो आज तक नहीं आए हैं। अरे विकास की बात छोड़ दीजिए, आप लोग चुनाव प्रचार करने तक नहीं जाते हैं, मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं। और उसके बाद यदि आप परिणाम की असफलता का ठीकरा अयोध्या की जनता पर थोपेंगे, तो वहां के स्थानीय नेताओं प्रत्याशियों की जो अकर्मण्यता है और उसको बढ़ाएंगे, उस पर पर्दा डालने वाला काम करेंगे। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप उनको उचित दाम नहीं दे रहे, उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं अयोध्या वालों का, जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं अभी, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, अयोध्या वालों का ये मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया था, दबा दिया गया था। और इसमें मैं बीजेपी सरकार की आलोचना भी यहां पे करूंगा कि कुछ लोगों को इस वजह से, सिर्फ कि कहीं सरकार में वहां पे बदलाव ना हो जाए या कुछ चीजें ना हो जाए, उन लोगों पे, अगर सबका साथ सबका विकास है तो आई थिंक उन लोगों को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। और सूद सर, जो आपने कल बातें बताई थी, तो ये जो एक चीज किसी अयोध्या वासी ने ही बताई है और फिर किसी ने यहाँ पे ट्वीट करके बताई है, जो आपने कल बोला था बिल्कुल वही चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो क्या यहाँ पर चीजें समझकर, बजाय इसकी कि सिर्फ अयोध्या वालों को वहां पे देना, सीटें तो बहुत सारी नुकसान हुआ, एक चीज ऐसी भी बताई गई है, मैं आपको बता देता हूं सूद सर, और वो बहुत बड़ी बात भी है। एक चीज जो सामने आई है कि एक वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने जो वहां पे पर्चे बांटे जाने थे, जो वोटर लिस्ट वगैरह बांटी जानी थी, जब जिससे कि वहां पे वोट करने के लिए लोग आते हैं, करीबन मतलब 2 लाख के आसपास, एक ही, सिर्फ एक ही साइड में उन्होंने वो वोटिंग के पर्चे नहीं बांटे थे। आप इसके बारे में बताइए पहले, तब तक मैं वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे रखता हूँ, जो अयोध्या की बात हम कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो मैं क्यों कह रहा हूँ आरएसएस को, आरएसएस के लोग इनके लिए काम करते थे। मेरे घर में ही पर्चा नहीं आया। नॉर्मली पर्चे आते थे घरों के अंदर, मेरे घर भी पर्चा नहीं आया बीजेपी की तरफ से, किसी भी तरफ से। तो मैं आरएसएस को कह रहा हूँ कि आरएसएस ने काम नहीं किया, मैं इस चीज को पुष्टि से कह सकता हूँ। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था, अयोध्या के अंदर मैं गया था, तो वहां के कुछ रेडी वाले या छोटे दुकानदार, वो बड़े बड़े जो वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे जिनके पास वहां पे जमीन है, उनके पास किराए में रहते थे। अब उनको कहा आप यहाँ से निकलो क्योंकि सड़कें चौड़ी हो रही हैं। तो उनको, उन्होंने कहा गवर्नमेंट से हमें कंपनसेशन नहीं मिली, कंपनसेशन मिली प्रॉपर नहीं मिली। जैसे किसी को 1 लाख मिल गया। अब बेसिकली वहां पे जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो फायदा उठा गए, और छोटे छोटे कारोबारी हैं उनको कोई फायदा नहीं हुआ। अब हर एक आदमी को तो योगी देखेगा नहीं, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको इनका इंटरेस्ट देखना चाहिए था। और सरयू जो नदी है उसके पास कुछ इन्होंने हट्स बनाई है इनको देने के लिए, और वो हट्स महंगी हैं, और बड़े बड़े लोग उनको खरीद के ले गए बिजनेस करने के लिए, और जो छोटे या लोकल रेजिडेंट्स उनको कुछ नहीं मिला। तो इससे लोग वहां पे नाराज हैं। नेचुरली बात है, मेरे को भी एक ने कहा था, मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। फिर मैंने कहा मैं क्या इस वीडियो को रिकॉर्ड करूं, क्योंकि सितंबर की बात थी, तो इलेक्शन का टाइम होता तो मैं उसको पब्लिक भी करता। तो वहां के जो लोकल लोग हैं जिन्होंने वोटें देनी है, उनको कोई फैसिलिटी दी नहीं गई।
और इसलिए उन्होंने वोट नहीं दी। अब आपने क्या करना है, आपने अयोध्या का टेम्पल बना दिया, बाकी पब्लिक को तो मिल गया, जो लोग वहां बैठे जिन्होंने वोट देने उनको तो बेनिफिट नहीं मिला, तो क्यों वोट देंगे? नाराज है वो गवर्नमेंट से। योगी से नाराज इसलिए है कि योगी के ऑफिसर्स ने कोई काम नहीं किया वहां पे, जबकि योगी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, लेकिन शायद कुछ गलतियां हो गई, इसकी वजह से अयोध्या के अंदर बीजेपी को नुकसान हुआ। और इसीलिए एक जगह जहां पे मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, ठीक है, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हम्म। एम्प्लॉयमेंट तो बाद में मिलेगी या मिलने जा रही होगी, लेकिन जिनके छोटे छोटे धंधे हैं वो तो लुट गए, जिनके बड़े बड़े धंधे हैं, जिनके पास दुकानें हैं, वो करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए वहां पे। अमिताभ बच्चन ने भी वहां पे जमीन ले ली, क्योंकि जमीन के रेट बढ़ गए। लेकिन जिसने वहां पे रहना है, जिसको किराए पे था, उसका तो धंधा चौपट हो गया, काम चौपट हो गया, हम्म। अनएम्प्लॉयड हो गया। वो कहता है मैं ऐसे कैसे अपने बच्चों को पालूंगा, मैं तो चलो फिर भी 200-300 रुपए दिन में कमा लेता था, अब तो मेरी यहाँ से कमाई चली गई, रेगुलर इनकम नहीं है। तो इसलिए अयोध्या के हम्म। अंदर नुकसान हुआ। ये जरूर बीजेपी की गलती है। बीजेपी क्या, ये बेसिकली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म। लोग, उनकी गलती है। अच्छा सूद सर, ये बिल्कुल आपने जो कहा, जो पर्चे नहीं बांटे गए थे, और वही चीज यहाँ पर बोली भी गई है, जिनको बोलते हैं शिक्षा मित्रा। यूपी में 23 ऐसी लोकसभा सीट थी जहां पर बीजेपी ने पहले डोमिनेट किया था 2014 और 19 में। वहां के जो कोर वोटर थे उनको ये स्लिप नहीं बांटी गई थी। और दूसरी चीजें जो बताई गई थी कि संघ जो है, जैसा कि अभी आपने बताया, संघ भी वहां पे साथ में नहीं था। और एक किसी ने यहाँ पे कमेंट भी किया था, संदीप जी, यूपी में जो टिकट बांटे थे वे किसी पत्रकार के पास थे और लोग जाकर उनसे टिकट लेने लगे। तो यानी कि यहाँ पर ग्राउंड पे काम नहीं किया गया, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा यहाँ पर अनदेखा किया गया। एक जाति की भी अगर हम बात करें, वहां पे उत्तर प्रदेश में ऐसा बताया जाता है कि जो जाति है वो 20% जो पिछड़ी जाति वहां पर यूपी में बताते हैं, और 20% ही वहां पे मुस्लिम जो बताए जाते हैं वो होते हैं। अब हम जाति के बारे में बात करें उससे पहले, मुस्लिमों का जो वोट है वो तो पहले 50% कांग्रेस को गया था 2019 में, अब 75% जो वोट है वो गया है कांग्रेस को। जो आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आंकड़े बता रहे हैं। अब ये वीडियो जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, इस वीडियो में क्या हुआ, 1 लाख का स्लिप दिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई है कांग्रेस ऑफिस के बाहर, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो जो धांधली की बातें की जा रही थी, कांग्रेस जिस तरीके से कर रही है, ये फॉर्म ले लेकर लोग आ रहे हैं, वहां पर खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये सारी मिले जुले छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मुझे लग रहा है कि जो भाजपा ने उत्तर प्रदेश में इग्नोर की हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल इग्नोर किया। देखो, सबसे पहले मैं बात कहूं कि अगर यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की वोटें कांग्रेस को गई हैं, क्यों गई हैं? क्योंकि इन्होंने कैंपेन चला दिया, झूठा कैंपेन था कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन और खत्म की जा रही है। और पीएम मोदी ने इसके ऊपर बहुत कमेंट दिए, बहुत रैलियां की कि हम मुस्लिम को नहीं देंगे, इसको देंगे, कोई यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पे नड्डा ने मायावती से अलायंस किया होता, 5 सीटें मांग रही थी मायावती, वो अलायंस हो जाता, तो ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस में थे कि मायावती और अखिलेश मिल गए थे, तब भी वो दोनों जीत नहीं पाए, तो अब क्या जीतेंगे? ये इनका ओवर एस्टिमेशन या इनका ओवर कॉन्फिडेंस मार गया। अगर मायावती के साथ ये अलायंस किया होता, तो जो शेड्यूल कास्ट वोटें हैं वो बीजेपी के पास जाती, बीजेपी को मिलती। और ये झूठा कैंपेन था कि यहाँ पर रिजर्वेशन खत्म की जा रही है, इसका इफेक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता। और तीसरी बात कि मायावती ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, क्योंकि वो इनसे जुझाई हुई थी, जो उसने कैंडिडेट खड़े किए वो ज्यादातर बीजेपी की वोटें काट गए। उसने उसी तरीके से कैंडिडेट खड़े किए ताकि बीजेपी की वोटें कटें, कहीं पे 60,000, कहीं पे लाख, कहीं पे 20,000, कहीं पे 15,000। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ा। और तीसरी बात है कि जो राजपूत को इन्होंने इग्नोर किया। आप कहीं पे भी इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट खड़े करो तो आप कास्ट को नहीं छोड़ सकते, कास्ट का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे हम्म। आपको राजपूत हो, चाहे आपके हीर हो, चाहे आपके यादव हो, चाहे आपके जाट हो। और जो यूपी के अंदर इन्होंने एलजीपी के साथ एलजीपी के साथ जो अलायंस किया था, वो जरूर बड़ा इफेक्टिव रहा। वहां पे इनको एक तो किसानों वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अब मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि चरण सिंह एक बड़े लेवल आदमी थे, नेशनलिस्ट थे पूरे। बाकी जो उस टाइम के अपोजिशन के लीडर थे उनको कोई भी नाम दे दो, चरण सिंह सबसे अलग थे, नॉन करप्ट थे, लेकिन थोड़े अक्खड़ थे, जैसे जाट होते हैं।
मैं एक बार बताऊं, उनसे मिलने गया था, उनके ऑफिस के अंदर एक मेरा दोस्त था, तो उनके साथ हमारा एक सहारनपुर के एमपी थे जो बाद में एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, रशीद रशीद मसूद, तो उनके साथ गया था। भले आदमी, उनका भाई जरूर बदमाश है वहां पे। तो वहां एक एमपी बैठा होता, कहते अरे तू क्या कर रहा है, चल, मतलब अखड़ बात है। फिर हमें हम्म। बैठे, हमसे अच्छे से बात की, चाय पिलाई और अच्छी डिस्कशन की 1 घंटे तक, जबकि बाहर बहुत से लोग वेट कर रहे थे। तो हमने भी उनको कई चीजें बताई जो इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। तो हम्म। वो जैसे इंदिरा गांधी भी उनको इनवाइट कर किया करते थे, उनसे जब भी प्रॉब्लम होती थी इंदिरा गांधी 2 आदमी को बहुत बुलाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह, क्योंकि ये हम्म। पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाते थे। और हम्म। आज अगर उनके उनको इज्जत दी है पीएम मोदी ने, तो उनके पोते ने भी उसको अप्रिशिएट किया। और ये एक अच्छा काम किया था। यहाँ पे अगर मायावती से काम कर लिया होता, उससे अलायंस किया होता, तो यूपी के अंदर कोई भी इशू हो जाता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैंने भी बहुत सुना है चरण सिंह जी के बारे में, जिस तरीके का उनका नेचर था, वो खुली आलोचना करते थे, सीधा इंदिरा गांधी को वहां पे बोल भी देते थे, और वो इस स्वभाव के लिए यहाँ पर जाने भी जाते थे। अब मिलीजुली सरकार बनेगी तो ऑब्वियसली कुछ बिल्स हैं, जैसे सीए है, एनआरसी है। बाकी सीए तो खैर पास हो गए, उसके रूल्स भी वो हो गए हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी की जो चीजें जो करने की सोच रही थी सरकार, अब उसमें मुश्किल होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए होता है, वो यहाँ पर मिला नहीं। और अब बहुत सारी सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास है। यानी कि अगर उनको कोई बिल पास करवाना भी होगा तो इंडिया अलायंस को उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रलोभन देना पड़ेगा जब वो बिल पास करवाने होंगे। इसीलिए आई थिंक जो मोदी जी कह रहे थे कि हमें चाहिए 400 सीटें, 400 नहीं तो कम से कम ये होता कि 330 के आसपास भी अगर बीजेपी के अकेली आती और एनडीए के मिला के, तो इतना प्रेशर नहीं रहता। तो क्या लगता है अब जो बिल पास करने की जो उनके प्रोग्राम थे, क्या वो अब आगे बढ़ जाएंगे या फिर वो कंटिन्यू करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, कोई बिल पास नहीं होगा। जो राहुल गांधी का, जो इंडिया अलायंस के लोगों का एटीट्यूड है, वो नेशन के लिए नहीं है। वो किसी एजेंडे के ऊपर नहीं काम करना। उनका एजेंडा है देश को डिस्टर्ब करना, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करना, हो हल्ला मचाना, शोर मचाना, मोदी को काम नहीं करने देना। तो कोई, मुझे लगता है कोई बिल यहाँ पास नहीं होगा और सब बिल पेंडिंग रहेंगे। तो जो भी इन्होंने चेंजेस करनी थी, मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। आप जब अपनी एनडीए के अलायंस के कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जिन पे आप भरोसा नहीं करते, तो इंडिया अलायंस पे कैसे भरोसा करोगे? क्योंकि कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस का रोल है यहाँ पे एक तरीके से एटमॉस्फेयर को खराब करना, देश के एटमॉस्फेयर को बिगाड़ना, हिंदुओं को टारगेट करना। और अगर आप एनआरसी लेके आते हैं तो आप किसको टारगेट कर रहे हो? बांग्लादेशियों को टारगेट कर रहे हो। हम्म। वो इनके एजेंडे के अंदर नहीं है, वो तो करने नहीं देंगे। और राहुल गांधी ने, आप सोचा होगा कि आप देखिए सोनिया गांधी को, क्या सोनिया गांधी कोई नेशनलिस्ट काम किया है सोनिया गांधी ने? हम्म। अब देखिए आप, सोनिया गांधी का क्या रोल था? कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आदमियों को यहाँ पे खड़ा करना, दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़वाना, केजरीवाल को सपोर्ट करना, जो सबसे, ताकि बीजेपी को डिस्टर्ब करे। अपनी पार्टी का नुकसान करा लिया, लेकिन केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट किया कि केजरीवाल यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा पीएम मोदी को या बीजेपी को। तो बिल तो कोई हम्म। पास नहीं होंगे और पीएम मोदी का एजेंडा जरूर रुक जाएगा। लेकिन मैं दूसरी बात सोचता हूँ कि यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होंगे 2 साल के बाद। 2 साल पीएम मोदी किसी तरीके से घिस के चलेंगे। और जो अब यहाँ पे गलतियां की हैं, जैसे एक गलती की है यूपी के अंदर मायावती के साथ, हम्म। मायावती के हम्म। साथ अलायंस रखेगी बीजेपी पक्के तौर पे, या आप लिखवा के ले लीजिए मेरे से। और दूसरी बात, जो वसुंधरा राजे, जो उनको इग्नोर किया इन्होंने, क्योंकि वहां पे भी कुछ इश्यूज हैं। वो, हम्म। अब तुम राजस्थान संभालो, कोई इशू नहीं है, देश को चलने दो, उसको भी ठीक करेंगे। और कुछ जो हम्म। महाराष्ट्र के अंदर गलती हुई है, कि महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस को मुझे लगता है कि दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और शिंदे को लेके आएंगे सेंटर के अंदर। मुझे नहीं लगता शिंदे के अंदर कोई खास कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको हम्म। सेंटर के अंदर लाएंगे, ताकि फडणवीस वहां की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, संभाल सके। हम्म। हम्म। और अगर फडणवीस वहां के चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो बहुत मोस्ट पॉपुलर वो वहां के चीफ मिनिस्टर थे। और तो महाराष्ट्र की सिचुएशन संभल जाएगी। और राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को, वसुंधरा राजे को इनको लाना पड़ेगा एज चीफ मिनिस्टर, या इनको कुछ उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि राजस्थान वो में भी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना सूद सर, क्योंकि इसीलिए राजस्थान में तीन तीन मेन देखिए, राज्य रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, जहां पर जो उम्मीद के मुताबिक नहीं है। हालांकि कोशिश ये भी की जा रही थी कि बंगाल में भी चमत्कार होगा और बीजेपी को वहां पे भी सीटें मिलेगी। आई थिंक ये जो इनकी कैलकुलेशन थी। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, वहां पे
सपा विधायकों को तोड़ा गया था और उनको लेके आए थे बीजेपी में। बहुत सारे ऐसे विधायक थे। और मैं जो कहूं, अखिलेश यादव जब कैंपेनिंग कर रहे थे, वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आते थे हर बार, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो एक चाल के तहत वो सारी चीजें की गई थी। क्योंकि एक बार वो लोग आगे बीजेपी में, और फिर क्रॉस वोटिंग जो करवाई गई, क्योंकि बीजेपी के पास जो आगे जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको वोट देते हैं, वो पीछे ही पीछे उन लोगों ने वोट करवा दी सपा को। क्या लगता है कि ये बहुत बड़ी, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पर, ये जो चीजें की गई आप हैं। बिल्कुल देखिए, वो आप उसमें क्यों फंस गए? मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, आप कुछ भी ना करते वहां पे, अपने लोगों को एक्टिव करते, जो पर्चे नहीं बांटे यहाँ के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस ने उनको धोखा दिया। मैं क्लियर बात कह रहा हूँ। मोहन भागवत किसी तरीके से भरोसे के काबिल नहीं है। अगर आप नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं करते तो मोहन भागवत पे भी मत कीजिए। पीएम मोदी स्पेशली उनको लेके आए थे प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में। मोहन भागवत को नहीं तो लाने की कोई जरूरत नहीं थी, उनकी कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है इंडिया के अंदर। उनको लाए थे ताकि उनको सपोर्ट करें, और उन्होंने धोखा दिया। पहली बार नहीं धोखा दिया, उन्होंने कई बार बीजेपी को धोखा दिया। इवन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे धोखा दिया गया था आरएसएस के द्वारा। और अभी नड्डा ने एक बात की है कि हम जो है ना, आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है। बिल्कुल ठीक बात है कि आरएसएस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस ठीक नहीं है। और आरएसएस के नीचे का कैडर है, वो ऊपर से डायरेक्शन लेता है। और जैसे मैंने कहा कि हमने, इन्होंने क्या था कि जब पिछला इलेक्शन हुआ था, इससे पिछला का जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था गुजरात के अंदर, तो वसुंधरा के जो कैंडिडेट थे उनको टिकटें काट दी थी। क्योंकि वसुंधरा राजे 8 बजे सो जाती हैं, किसी का फोन नहीं उठाती, चाहे पीएम हो चाहे कोई हो। और इसलिए पीएम मोदी उनसे नाराज है। पीएम मोदी हर एक से चाहते हैं कि उनकी तरह काम करे। और दूसरी बात है कि उनका होल्ड तो है राजस्थान के अंदर। तो उनकी जब सीटें काटी तो बीजेपी लूज कर गई, और वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। इस टाइम पे भी जो असेंबली के इलेक्शन थे, वहां पे वसुंधरा को साइड पे रखा गया था, उनको लास्ट मोमेंट पे लेके आए। अगर, और इसलिए लेके आए कि उनकी जरूरत थी, क्योंकि उनका होल्ड है काफी जगह पे। और जब उनको लेके आए तो जरूर बीजेपी वहां जीत गई, लेकिन कांग्रेस को 70 के करीब सीटें मिल गई। अगर ये पहले ले आते उसको, तो वसुंधरा राजे की वजह से बीजेपी को अच्छी मेजोरिटी मिलती, और इनको उस पर भरोसा भी नहीं था। इसलिए जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तब भी उनको दूर रखा गया, उनके कैंडिडेट को काटा गया। और अब बीजेपी को छोटी छोटी चीजों से हटके बढ़ना पड़ेगा आगे। और अगर बीजेपी चाहती है सक्सेस, तो बीजेपी को फडणवीस को बनाना पड़ेगा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, और वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा गुजरात का। और तब ये इलेक्शन लड़ेंगे, और उनको खुश करके रखना पड़ेगा वसुंधरा को, क्योंकि ज्यादा थोड़ी सी सनकी सी टाइप की लेडी है। तो तब बीजेपी को यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा। और जैसे मैंने कहा, यूपी को संभालने के लिए इनको स्पेशली मायावती को साथ मिलाना पड़ेगा। और मायावती ने भी कहा कि जो मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगी, तो जो मैं मुस्लिम्स हैं उनको सिलेक्टिवली लूंगी अपनी पार्टी के अंदर। और अगर मायावती होती तो हो सकता है कुछ मुस्लिम वोटें भी इनको मिलती बीजेपी को। हाँ, जो 20% वोटें थी जो पिछली बार मायावती की थी, वो घट के 10% हो गई थी। अब ये जो बड़ी स्क्रीन यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, ये कांग्रेस गारंटी कार्ड दिया गया था यहाँ पे महिलाओं को, और बोला गया था कि आपको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। जब ये महिलाएं पहुंची कांग्रेस के दफ्तर में, तो इनको अंदर घुसने भी नहीं दिया गया और किसी को भी पैसे नहीं दिए गए। कुछ महिलाओं के ये कार्ड के नीचे एक छोटी सी स्लिप है, उसको निकाल के रख लिया गया, और ये नहीं बताया गया कि वही कब मिलेगा आपको, जैसे कि ये कह रही हैं। कहाँ से मिला था कार्ड आपको ये? जी यहीं से। जी तो भरकर ले आई तो जमा कर रहे हैं ये? जी अभी वो कह रहे बूथ नंबर पड़ रहा है। तो इन लोगों से कार्ड तो ले लिया, अब पैसे देने के नाम पे कहां से पैसे लेके आएंगे? क्या, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक बात तो ये साफ थी कि अंबानी अडानी ने इन लोगों को पैसा देना बंद कर दिया था, इसलिए अंबानी अडानी के बारे में कहते रहते थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अधीर रंजन चौधरी ने कही थी एक इंटरव्यू में कि आप लोग अडानी अंबानी क्यों करते रहते हो। वो कहते कि वो पैसे नहीं देते। अच्छा, वो पैसे देना शुरू करेंगे फिर चुप हो जाएंगे? कह रहे हाँ, उसके बाद चुप हो जाएंगे। तो क्या लगता है, ये इतनी सीटों के बाद ये अडानी अंबानी से अब इनको पैसा मिलना लगेगा, और फिर ये इनको 1-1 लाख, क्या कितना पॉसिबल है? अगर मैं सिर्फ 10 लोगों का भी, 100 लोगों का लगाऊं, तो 1 करोड़ रुपए हो जाता है, सिर्फ 100 महिलाओं का ही। तो अगर 1000 को देंगे तो वो 10 करोड़, और 10,000 को देंगे तो वो 100 करोड़ हो जाएगा। क्या लगता है कि ये देंगे, या फिर कुछ लोगों को दे के टरकाएंगे? क्या लगता है आपको? किसी को नहीं देंगे। एक्चुअली कांग्रेस अपने पैसे नहीं खरीदते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बड़े कंजूस हैं। ये पैसा लेते हैं, बहुत पैसा खाया जगह जगह में, फॉरेन में भेज देते हैं। जब यहाँ पे इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, इनकी यात्रा होती है, तो अपना पैसा नहीं खर्चते। इनको कहीं और से फंडिंग आती है, उस पैसे से यात्रा निकाली जाती है। अपना पैसा तो ये बैंक में डाल देते हैं और फिर पैसा मांगते हैं। जॉर्ज सोरोस उनको पैसा दे। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो सर, थी जो कांग्रेस की सोर्स पे आप जाएं, उससे पहले जो आपने बात कही ना, एक छोटी सी लाइन में उस पे कहूंगा, आपने कहा कि ये लोग पैसा नहीं देते।
कम से कम 10 ट्रक ड्राइवर पहुंचे हुए थे जिनको उनकी ये जो यात्रा हुई थी उसका पैसा नहीं मिला था। किसी के 4 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के उससे ज्यादा भी पैसे बकाया थे, तो उनको अब तक पैसा नहीं मिला है। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए जो जोर शोर उसका बता रहे थे। हाँ, देखिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए मेन बात क्या थी, जो आपके इंडस्ट्रीज थे यहाँ पे कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, मैं इंदिरा गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पिछली गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह के टाइम में क्या होता था, कांग्रेस के टाइम में बड़े बिजनेसमैन से पैसे लिए जाते थे। जब लास्ट टाइम था इनका, लास्ट मोमेंट पे जब कांग्रेस गवर्नमेंट जाने वाली थी 2014 में, इलेक्शन हार गए थे, इनको पता है, तो इनके पास 20 इंडस्ट्रीज पहुंचे राहुल गांधी के पास, अपने अपने ब्रीफ केस और बैग्स लेकर के। राहुल गांधी ने इनको भेज दिया फाइनेंस मिनिस्टर के पास, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इनको बैग रख करके इनको भेज दिया रघुराजन के पास। रघुराजन का जो फादर था वो रॉ में था, करप्ट आदमी था बहुत, उसको चीफ नहीं बनने दिया राजीव गांधी ने इसलिए। तो उसके बाद राजन ने उसके जो है ना, इनके जो लोन थे उनकी लिमिट बढ़ा दी, और बीजेपी वहां पे पावर आ गई, ये एंजॉय करते रहे। जब धीरे धीरे बीजेपी को समझ में आया, कंप्लेंट्स आई कि यहाँ तो ये पैसा खा गया, यहाँ ये पैसा खा गया, तो इन्होंने जब इंक्वायरी करनी शुरू की, जब तक इंक्वायरी पता चल गया इनको कि इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, और जैसे इंक्वायरी का काम स्टार्ट हुआ वो यहाँ से छोड़ के भाग गए, और आज तक उनको ला नहीं पाई बीजेपी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी। जबकि इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर भेज दिए, टीम बाहर भेज दी थी लोगों को पकड़ने के लिए, फिर भी वहां पे लोकल गवर्नमेंट की हेल्प से वो वहां से ला नहीं पाए। और कुछ यहाँ पे लंदन में बैठे हैं, कुछ यहाँ पे अफ्रीका में बैठे, कुछ और कंट्री बैठे। तो ये बेसिकली अब जो अडानी की बात करते हैं, अडानी से क्या है कि अडानी इंडिया के लिए काम करता है, बीजेपी के लिए काम नहीं करता। वो बीजेपी इंडिया को सपोर्ट करता है, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर, वहां पे उन्होंने प्रोजेक्ट लिए हैं जहां पे इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है। मतलब बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है, प्राइवेट कंपनियां ले पाती हैं, तो वो अडानी ने ले लिया। जैसे कुछ एयरपोर्ट्स को मैनेज करने का श्रीलंका के अंदर, पावर प्लांट्स को मैनेज करने के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर, और यूएई और सऊदी के अंदर इन्होंने पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया, ताकि इंडिया का जो एक ट्रेड का रूट था, इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी अरबिया, वहां से इसराइल, इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है वो भी अडानी ने बनाया, और वहां से यूरोप के, ग्रीस के कुछ पोर्ट्स। तो अडानी इनको उस चक्कर में हेल्प करता है, और राहुल गांधी इसलिए उसको गालियां देते हैं कि राहुल गांधी को पैसा नहीं मिलता वहां से। देखिए बहुत से धंधे हैं इनके, फेक करेंसी का इशू है, हम किसी दिन बात करेंगे फेक करेंसी पे भी, कैसे फेक करेंसी थी, कौन चला रहा था फेक करेंसी। ठीकरा सारा मोदी के सिर पे फुट गया कि मोदी ने यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन कर दी। मोदी को मजबूरी थी डिमोनेटाइजेशन करने की, क्योंकि फेक करेंसी चल रही थी पाकिस्तान से, और फेक करेंसी बनने के बाद पाकिस्तान बर्बाद हो गया, क्योंकि वो फेक करेंसी से चलता था। अब ज्यादातर इन्होंने जो ये कार्ड दिए 1 लाख रुपए के, ये दिए मुस्लिम वोटों को, मुस्लिम लोगों को, तो भुगतो इनको। और ये लालच दे सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते। देखिए राहुल गांधी राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, और Z+ सिक्योरिटी वाले को अगर इंडिया से बाहर जाना है तो उसको बताना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट वहां पे भी डायरेक्शन दे। और कुछ इनके साथ जो Z सिक्योरिटी के लोग हैं, आप जा सकते हैं इनके साथ, लेकिन किसी को बताए बगैर चले जाते थे, तभी गवर्नमेंट ने इनकी Z सिक्योरिटी को Z+ को Z में कन्वर्ट कर दिया। तो ये धंधा करने जाते हैं बाहर में। और देखिए एक बार बात थी कि एक बार सोनिया गांधी बाहर गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वहां से फोन आया किसी का, कोई इंपॉर्टेंट आदमी का, कि हमने ढूंढ लिया, वो तो यहाँ मिली नहीं। तो रॉ के चीफ के ऑफिस से फोन आया, तो मेरे से किसने बात की कि वहां से फोन आया, कहता हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, क्योंकि किसी को बताती नहीं थी। ये कहा जाता था यूएस में चली जाती थी, मैं ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ, वहां से कोई स्पेशल फ्लाइट लेकर के इटली या कहीं और चले जाते थे। तो ये लोग अपना पैसा नहीं खर्चेंगे, ये लोग हर एक पे पैसा डिमांड करते हैं। कोई चाइना से डिमांड करता है, कोई जॉर्ज सोरोस से डिमांड करते हैं, अडानी से पैसा डिमांड करते हैं। अडानी अपने पैसा देता नहीं किसी को, ना उसने बीजेपी को दिया, ना उसने कांग्रेस को दिया, और इसलिए उसको गालियां देते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब अभी खबरें आ रही हैं, जैसे जब हम बात कर रहे हैं तो मोदी जी जल्दी आज ही शपथ लेंगे और लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, उनके नेताओं का भी इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या धमाल होने वाला है। आशा यही करते हैं कि एक बार सरकार बने, और सरकार बनने के बाद ये लोग फ्लोर टेस्ट के लिए जरूर बोलेंगे, परेशान करने के लिए। और मुझे जहां तक याद है, एक बार फ्लोर टेस्ट के लिए बोल दिया तो अगर फ्लोर टेस्ट में एक सरकार पास हो जाती है तो कुछ महीने होते हैं जब तक वो दोबारा नहीं बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि इसलिए देखो एक बात है कि यहाँ पे ये नहीं है कि एकदम ये नीतीश कुमार या एकदम पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए हर एक को टाइम लगता है, उसको अपने हर एक से डिमांड करता है। और जब ये एनडीए के साथ खड़े हुए हैं तो एनडीए को वोट भी दे रखे हैं, सब इन्होंने लेटर भी दे दिया उसको। और ये है कि आज शायद रात को
मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, वो जो कैबिनेट है उसको डिनर पे बुलाएगी, जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स उनको बुलाया जाएगा, और हो सकता है कि उसी टाइम पे यहाँ पे शपथ भी ले लें पीएम मोदी, और हो सकता है कल ले लें, नहीं तो 8 तारीख को तो उनकी शपथ पक्की है। और पीएम मोदी इसलिए चाहते हैं कि इन पे भरोसा नहीं है, लेकिन बाकी किसी से कोई खतरा नहीं है कि कोई एलजीपी वाला छोड़ जाएगा, कोई छोड़ जाएगा। सिर्फ जो मेन खतरा है वो है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को पता है कि वहां पे कोई क्या उनको मिलेगा। आज प्रॉमिस कर देंगे, कल मुकर भी जाएंगे, तो उनके लिए छोड़ना इतना आसान नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सरकार पीएम मोदी 5 साल तक नहीं चलाएंगे, जब तक ये लोग भरोसे से ना आए। और एक तरफ शिवसेना भी कोशिश कर रही है बीजेपी को ज्वाइन, एनडीए को ज्वाइन करने की, हाँ, उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे, और उनके वो देखते हैं कि ज्वाइन करते हैं, बीजेपी उनको ज्वाइन कराती है, फिर हो सकता है कि शिवसेना इकट्ठी हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो बहुत जल्दी है कुछ कमेंट्स देने के लिए, लेकिन हम यही प्रे करेंगे कि देश अच्छे से चले और मोदी देश को चलाएं, क्योंकि मोदी एक ऐसे लीडर है जो देश को चला सकते हैं। बाकी जरूर है कि बहुत से खतरे हैं, बहुत से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं पीएम मोदी के लिए, लेकिन पीएम मोदी ने भुगता हुआ है। तो गुजरात में गए थे तो कैसे पीएम मोदी को टारगेट किया गया था, उनको जेल में भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। वहां पे रॉयट्स कराए गए, 2002 के अंदर जो रॉयट्स कराए गए वो कांग्रेस के द्वारा कराए गए, और पीएम मोदी को टारगेट किया कि शुरू से कोई अगर टेररिस्ट बन जाए तो पीएम मोदी को जेल भेजने को, तो और अमित शाह को तो जेल भेज ही दिया था इन्होंने एक टेररिस्ट के चक्कर में। तो ये तो एजेंडा इनका है, और पीएम मोदी भी जानते हैं इनका क्या एजेंडा। नेशन का तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और आप कहते हैं कि बिल पास कोई नहीं होने देगी, इंडिया अलायंस कोई बिल नहीं पास होने देगी। ये देखिए, ये वेंजेंस से काम करेंगे, शोर मचाएंगे, और अब तो इनके पास स्ट्रेंथ भी है। फिर आप तेजस्वी यादव से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वैसे तेजस्वी यादव की पूरी तैयारी हो गई थी जेल जाने की, लेकिन अब पीएम मोदी कमजोर है तो तेजस्वी यादव को जेल भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। लेकिन जो इंडिया अलायंस ने जो वादा किया था, स्पेशली कांग्रेस ने, कि तुमको 1-1 लाख रुपए देंगे तो लो, क्योंकि इन लोगों ने पिछले दिन कुछ पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट्स खोल दिए थे, ये जो जितनी लेडीज घूम रही है, कि इनको कि हाँ इलेक्शन होगा तो इनको 1-1 लाख रुपया मिल जाएगा, और ये इन्होंने अकाउंट खोल दिए, तो पहले अकाउंट खोल लिए, लेकिन अब ना तो पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा। अब ये बोल देंगे ना कि हमारी सरकार नहीं बनी इसलिए नहीं देंगे, अभी तो बहाना है ना इनके पास। देखिए, ये जो लोग हैं ना, इनसे ये नहीं कहा था सरकार नहीं बनेगी, इनसे कहा था अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपको 1-1 लाख रुपया देंगे। अच्छा, सरकार की बात नहीं की थी उन्होंने, वो तो मुकर जाएंगे, मुकरने की आदत है इनकी। अब देखिए, इनको अपनी कमाई चाहिए, इनको अपने पैसे चाहिए, तो बांटने को थोड़ी बैठे हैं कि आप 1-1 लाख रुपए ले लो। आपके कर्नाटका के अंदर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी मुस्लिम लड़कियों की, लोगों की 1 लाख रुपए लेने की, वहां पे अकाउंट खोले जा रहे थे, पुलिस वाले बैठे थे इनके अकाउंट खोलने के लिए। पर वैसे ये अच्छी बात है। और जैसा कि देखो सूद सर, मुझे भी लग रहा है, और मैंने अभी घंटे भर पहले यही ट्वीट किया था कि मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल तक सरकार चलने वाली है। अब चाहे ये थोड़ा सा पहले ब्लैकमेल करे, बाद में तो ज्यादा ब्लैकमेल करे, और ये जो चीजें अभी सामने आ रही हैं ये बहुत अच्छी चीज है, ताकि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है बीजेपी को, इन पैसों के लालच में, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो चाहे हिंदू महिलाएं हो, कोई भी हो, जिन्होंने नहीं दिया है उनकी अभी आंखें खुलेंगी जब ये पैसे नहीं देंगे। और अगर फिर दोबारा चुनाव होते हैं तो वहां पे उनको समझ में आएगा कि भैया असली जो काम है वो वही करते हैं, जो करते हैं ना, जो सट्टे में पैसा लगाते हैं, वो ज्यादा के चक्कर में एकदम से लगा देते हैं और फिर हार जाते हैं। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है कि वहां पे होता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मोदी जी को साथ लेके चलना। हाँ जी, बोलिए। मेरे को लगता है कि मोदी अपनी कुछ स्कीम्स हैं उनको डिस्बैंड कर देंगे, उनको डिस्बैंड करनी चाहिए। मकान बनाना, टॉयलेट बनाना खत्म करें। हाँ, बहुत मकान बना दिए, कुछ बहुत चीजें टॉयलेट करनी दे दिए, चाहिए, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल। आई क्योंकि थिंक ये अब जो, हाँ, टॉयलेट, हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपकी हाँ, आवाज थोड़ी लेट आ रही देखो, थी, सॉरी, बोलिए। नहीं, अच्छा नहीं, देखो बहुत टॉयलेट बना दिए, बहुत इनको पैसा दे दिया। अब पीएम मोदी मुझे लगता है कि दूसरे कामों पे ध्यान देंगे। काम तो पहले भी कर रहे थे, देश की डेवलपमेंट का काम चल रहा था, देश की प्रोग्रेस का काम चल रहा था, लेकिन अब इनकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मोदी के अंदर डायरेक्शन है, मोदी कुछ कर लेंगे, आप देखिए, संभाल लेंगे पूरे देश को। बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत स्ट्रांग आदमी है, बहुत कुछ भुगता उन्होंने, बहुत टफ टाइम देखा है। आम आदमी थे, आम आदमी से आके गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, डिफरेंट डिफिकल्ट स्टेट को संभाला, वहां पे प्रोग्रेस की, वहां पे डेवलपमेंट की। लेकिन दूसरी बात होती है कि जिस आदमी को काम करने की आदत हो, जिस आदमी को है कि मैं देश को आगे लेके जाने, लोगों की सेवा करनी, वो तो करता रहेगा। आप जितना मर्जी उसको समझा लो, मत करो, वो करेंगे। तो पीएम मोदी भी करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि देश कैसे आगे चलता है। पीएम मोदी को गद्दी संभालने दो, और उसके बाद इंडिया अलायंस को इनको तोड़ना पड़ेगा। इंडिया अलायंस के कुछ पार्टनर्स जो इनके साथ हैं इंडिया के, वो आएंगे, क्योंकि पावर के अंदर बहुत पावर होती है।
तो पावर को सब शेयर करना चाहते हैं और शेयर करेंगे। लेकिन ये है कि देश हमारा पीछे चल गया 2 साल तक। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उस टाइप की डेवलपमेंट होगी जो पीएम मोदी ने प्लान की, क्योंकि पीएम मोदी की बड़ी प्लान थी कि 100 दिन का मेरा प्रोग्राम है, उसको चेंज कुछ डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। अब उस प्रोग्राम को क्या पीएम मोदी आगे ले जा सकेंगे? कोशिश करेंगे, जितना चलेगा ले जाएंगे। और अगर हम आज परेशान हैं तो पीएम मोदी कितने परेशान होंगे, जिन्होंने अपना पसीना बहा दिया, जिन्होंने अपना खून बहा दिया, और योगी ने जैसे खून और पसीना बहाया। ये तो क्योंकि देश के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सूद सर, और देश के लिए पसीना बहा है। और आई थिंक ये बीजेपी के लिए भी एक अच्छा लेसन हो गया है कि कुछ चीजें जो बीजेपी के अंदर ही उन लोगों ने धोखा दिया, कुछ ये लोग पार्टी वालों को, अलग पार्टी वालों को तोड़ तोड़ के लाए थे, वो भी नहीं जीते, वहां से भी इनको झटका मिला है। तो आई थिंक ये लर्निंग लेसन होगा, ये ना सिर्फ अगले लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं वहां के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन होगा। और इसके ऊपर बीजेपी जैसे कि काम करती है, 2019 में भी कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे उनको हार मिली थी और उसके ऊपर बहुत मेहनत करके फिर उन्होंने आगे चल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे और उन पे भी बहुत अच्छे से काम किया था। तो आने वाला वक्त बताएगा कि अभी आगे क्या होता है। फिलहाल जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। अभी के लिए इतने कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान। मोदी को भगवान ताकत दे, पावर दे, और भगवान का आशीर्वाद मोदी के साथ रहे, क्योंकि मोदी देश के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे चला देता हूँ। एक कार्ड दिया गया था महिलाओं को कि आप लोग हमें वोट दोगे तो आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये महिलाएं यहाँ पर कार्ड लेकर पहुंची थी। जब इनसे पूछा गया कि आपको पैसे मिल गए हैं तो इनको पैसे नहीं मिले हैं। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी धांधली सामने आ गई है। देख लीजिए आप लोग, ये आप सब लोगों के सामने है। ये कार्ड दिया गया था, इसके नीचे जो एक थोड़ी सी स्लिप दिखाई दे रही है उसको बाद में रख लिया गया कुछ महिलाओं की और उनको कहा गया कि आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी तक किसी को पैसे नहीं मिले हैं। ये लखनऊ की वीडियो है, लेकिन कर्नाटक में और बाकी जगह पर भी ऐसी चीजें की गई हैं। देखो, जो ये चुनाव का रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में, मुझे लग रहा है बहुत लोग यहाँ पर नाराज भी होंगे। आई थिंक सिर्फ हमें ये कहना कि अयोध्या वालों ने गलत किया है या फिर हिंदुओं ने गलत किया है, आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं नकारा गया है मतदाताओं को। कुछ इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची है, कुछ सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची है, इसका असर भी यहाँ पर बीजेपी को भुगतना पड़ा है। और आई थिंक इसके ऊपर बीजेपी को काम करना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जो योगी जी है उनको भी इग्नोर किया गया था, तो आई होप कि उसके ऊपर भी काम किया जाएगा और जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी चयन अच्छे से किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं, थोड़ी देर में अभी मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। हो सकता है आप जब ये देख रहे हो तो मोदी जी शपथ ले चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करें। मैंने वो कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है, तो पिन कमेंट में आप देखेंगे तो वहां पर वो चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप से ज्यादा सेफ है टेलीग्राम, तो प्लीज टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, जितने लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद वहां पर आपको डेली की अपडेट्स, यहाँ पे तो मैं एक वीडियो करता हूँ या 2 वीडियो, वहां पर डेली के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स हुए, बॉलीवुड किस तरीके से काम कर रहा है अगेंस्ट हमारे भारत के, अगर कर रहा है तो मतलब पीछे तो ऐसी मूवी बनाते थे, अब देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जो अपडेट्स है वहां पे मिलती रहेंगी आपको। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।